मित्रों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने स्टडी चैनल के अंदर। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, हमने स्कूल मैनेजमेंट की प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी है और अब तक हम अपने काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं। इससे पहले मैंने आपको पूरा सिलेबस जो स्कूल मैनेजमेंट का था वो 14 चैप्टर्स में डिवाइड करके उसके वीडियोस डाले थे, अपलोड किए थे। अगर आपने चैप्टर्स वाइज वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप चैप्टर की वीडियो देख लें और फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन से अटैम्प्ट करें। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मित्रों, साथ ही आपको पता चलेगा कि आप कितना कवर कर पा रहे हैं। और एक एक वीडियो को कम से कम 2-3 बार सुने, इससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होगी, प्लस साथ ही आपको चीज़ें खुद ही याद होती जाएंगी। ठीक है मित्रों, तो आज ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अभी हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का जो टॉपिक है वो है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे स्कूल मैनेजमेंट है उसी का टॉपिक हमने लिया है आज। और इसका अगर आपने वीडियो लेक्चर वाला नहीं देखा है वीडियो, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पहले आप वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करना मित्रों। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, प्रबंधन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर 4 नाम है, हेनरी फयोल, पीटर टेलर, अरिंदम चौधरी, F.W. टेलर। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की जो अवधारणा दी थी वो दी गई थी F.W. टेलर के द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन डी राइट है मित्रों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन का गुरु किसे कहा जाता है। तो प्रबंधन का गुरु किसे कहा जाता है, देखिए 4 चीज़ें हैं, पीटर डेकर, लूथर गुलिक, F.W. टेलर, हेनरी फयोल। तो अवधारणा देने वाले तो F.W. टेलर थे, लेकिन गुरु किसे कहा जाता है, पीटर डेकर को। ध्यान रखें, प्रबंधन का गुरु किसे कहा जाता है, पीटर डेकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुव्यवस्थित प्रबंधन की अवधारणा किसने दी थी। तो सुव्यवस्थित प्रबंधन की अवधारणा हेनरी फयोल के द्वारा दी गई थी मित्रों। ठीक है, देखें फिर से, जो प्रथम अवधारणा थी वो किसने दी थी, प्रथम अवधारणा हमें दी थी, मैंने अभी आपको बताया था, F.W. टेलर ने। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो गुरु किसे कहा जाता है, पीटर डेकर को। और सुव्यवस्थित प्रबंधन की अवधारणा किसने दी थी मित्रों, हेनरी फयोल ने दी थी। आगे देखते हैं मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रबंधन का जनक किसको कहा जाता है। तो भारत में प्रबंधन का जनक मित्रों अरिंदम चौधरी को कहा जाता है मित्रों। ठीक है, और भारत में प्रबंधन की शुरुआत 20वीं शताब्दी से शुरू हुई थी मित्रों। ठीक है, प्रबंधन के सामान्य कार्यों में कौन सा नहीं है, कौन सा प्रबंधन के सामान्य कार्यों में नहीं आता है। तो देखिए मित्रों, अभिप्रेरणा आती है, मोटिवेशन तो आता ही है, प्रतिनिधित्व भी आता है, ठीक है, संप्रेषण भी आता है क्योंकि ये जरूरी चीज़ है, लेकिन नियोजन सामान्य कार्यों में नहीं आता है। नियोजन को मुख्य कार्यों में रखा जाएगा मित्रों। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रबंधन के विशिष्ट कार्यों में कौन सा नहीं है। तो देखिए, प्रबंधन के विशिष्ट कार्य लूथर गुलिक ने बताए थे। ठीक है, पोस्ट कॉर्ब, तो उसके अंदर कौन सा नहीं है मित्रों, अभिप्रेरणा उसमें नहीं आता है। एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से 7 नाम बताए थे। तो प्रबंधन के विशिष्ट कार्य अगर आप देखें लूथर गुलिक के अकॉर्डिंग, तो ये पोस्ट कॉर्ब है, हर एक का मतलब देख लेते हैं। P यानी होता है प्लानिंग यानी योजना, O यानी ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, CO यानी कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, B यानी बजटीकरण बजट निर्माण, S यानी स्टाफिंग, ठीक है, स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है, D यानी निर्देशन, ठीक है, यानी डायरेक्शनल, R यानी होता है आलेखन यानी रिकॉर्डिंग। ठीक है मित्रों, यानी रिकॉर्ड। तो ये सारे नाम मैंने आपको वीडियो में जो पहले पढ़ाया था जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके अंदर भी थे, और इनको ध्यान रखिएगा मित्रों। यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ लेते हैं, बी के बारे में पूछ लेते हैं, कभी कभी आर के बारे में पूछ लेते हैं, कभी कभी इसका मिलान करने के लिए भी पूछ लेते हैं, तो इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, प्रबंधन का शक्ति गृह किसे कहा जाता है। तो देखिए मित्रों, प्रबंधन का शक्ति गृह संप्रेषण को कहा जाता है। देखिए, जब तक कम्युनिकेशन ही अच्छा नहीं होगा, किसी की कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं होगी, तो आप जो भी आपका संगठन या जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में किसी को बता नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। और जब कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे तो उसका आगे वो बढ़ेगा कैसे, ठीक है, उसकी ग्रोथ कैसे होगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मित्रों, प्रबंधन का हृदय किसे कहा गया है। तो देखिए, प्रबंधन का हृदय अभिप्रेरणा को कहा गया है मित्रों, मोटिवेशन को कहा गया है। ऑब्वियसली, क्योंकि जब तक मोटिवेशन नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं होगा, और हृदय से काम किया जाता है। ठीक है, तो प्रबंधन का हृदय क्या है, अभिप्रेरणा है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रबंधन का भविष्य किसे कहा जाता है। तो देखिए मित्रों, प्रबंधन का भविष्य निर्णयन को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ का फ्यूचर, ठीक है, हमारे डिसीजन पर डिपेंड करता है, जो डिसीजन हम लेते हैं। ठीक है, तो प्रबंधन का यानी कि जो मैनेजमेंट है
उसका भी जो फ्यूचर है या भविष्य जो है वो निर्णय है मित्रों। नेक्स्ट देखिए, किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया कोई भी मानवीय संसाधन प्रबंधन कहलाता है। उपयुक्त परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा मित्रों जेडी मुनी की थी। एक बार फिर से देख लें, किसी निश्चित उद्देश्य, दो वर्ड ध्यान रखें, एक तो निश्चित उद्देश्य की बात रखें, ठीक है, और एक मानवीय संसाधन की बात ध्यान रखें। यानी निश्चित उद्देश्य, ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर एम को अगर हम लेके बात करें तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो एक पर्टिकुलर एम को लेकर अपनी तपस्या करते थे, और यहाँ नाम में कहीं ना कहीं मुने वर्ड आ रहा है, तो निश्चित उद्देश्य जब होगा उसे मुने से आप कनेक्ट कर लें। देखिए, कोई भी डेफिनेशन आप याद करते हैं, चाहे वो साइकोलॉजी की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की कोई भी डेफिनेशन हो, ठीक है, साइकोलॉजी या किसी भी चीज़ की, तो उसे याद रखने के कुछ टिप्स होते हैं मित्रों, क्योंकि इतनी सारी डेफिनेशन हो जाती है और कई डेफिनेशन जो होती है वो पास पास होती हैं, आसपास मिलती जुलती होती हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और हमारी एक एक क्वेश्चन जो होता है उसके दो दो नंबर, इवन आपको पता है पॉइंटों में भी इतना कंपटीशन है कि पॉइंटों के कारण भी कुछ लोग रह जाते हैं, तो हमें एक भी नंबर को वेस्ट नहीं करना है मित्रों। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप उसे किसी चीज़ से कनेक्ट करें। तो यहाँ मुनि नाम आ रहा है, और मुनि जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर एम को लेके चलते हैं, तो मुने से आप याद रखें जेडी मुने निश्चित उद्देश्य परिभाषा में आएगा, ठीक है मित्रों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन में प्रमुख रूप से कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं? तो देखिए मित्रों, प्रबंधन में प्रमुख रूप से दो प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, ठीक है, एक तो है भौतिक संसाधन और एक है मानवीय संसाधन, ठीक है मित्रों। भौतिक संसाधन, अगर हम विद्यालय संसाधन पे बात कर रहे हैं तो विद्यालय भवन है, खेल का मैदान, पुस्तकालय, फर्नीचर, पानी की टंकी, ठीक है, ये सब मित्रों जो होता है वो भौतिक संसाधन में आता है। मानवीय संसाधन की बात करते हैं तो प्रधानाध्यापक हैं, अध्यापक हैं, छात्र छात्राएं हैं, ये सब मित्रों मानवीय संसाधन में आ जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानाध्यापक को दृढ़ चरित्र वाला होना चाहिए। उपयुक्त कथन किसने दिया था? तो प्रधानाध्यापक को दृढ़ चरित्र वाला होना चाहिए, ये कथन मित्रों रायबर्न का था, ठीक है। देखिए, क्योंकि प्रधानाध्यापक विद्यालय व्यवस्था का ये महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जो अपने विशेष गुणों के कारण विद्यालय प्रबंधन को सफल बनाता है, इसीलिए रायबर्न ने इस कथन को कहा था कि प्रधानाध्यापक जो है उसे दृढ़ चरित्र वाला होना चाहिए, ठीक है। विद्यालय का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो विद्यालय का मस्तिष्क जो होता है मित्रों वो प्रधानाध्यापक को कहा जाता है, क्योंकि समस्त योजनाएं जो होती हैं, जो नियोजन होते हैं, वो प्रिंसिपल यानी कि जो प्रधानाध्यापक होता है जो विद्यालय का, वो अपने माइंड में सेट करता है, तो इसीलिए उसे मस्तिष्क कहा जाता है विद्यालय का। विद्यालय का नाड़ी तंत्र किसे कहा जाता है? तो विद्यालय का नाड़ी तंत्र मित्रों अध्यापक होते हैं, क्योंकि नाड़ी का मेन पर्पस होता है शरीर के अंदर चीज़ों का संचरण करना, ठीक है, उसे एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना। सेल या कोशिकाएं जो हमारे शरीर में होती हैं उनको हम ये कहते हैं ऑक्सीजन प्रदान करना, ताकि वो अपना कार्य पूर्ण कर सकें, और अध्यापक का भी यही कार्य होता है मित्रों, इसीलिए अध्यापक को, ठीक है, विद्यालय का नाड़ी तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार किस आकार के विद्यालय भवन सर्वोत्तम माने जाते हैं? तो देखिए मित्रों, यू आकार के विद्यालय भवन सर्वोत्तम माने जाते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार। इस बात का ध्यान रखें, कौन से आकार के मित्रों? यू आकार के। नेक्स्ट देखिए, प्रबंधन में सबसे पहले कौन सा कार्य अनिवार्य होता है? तो प्रबंधन में सबसे पहले मित्रों अभिप्रेरणा जरूरी होती है। आप कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं या आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले होता है उसकी सोच, और उसके बाद होती है मोटिवेशन। बिना मोटिवेशन के आप वो काम नहीं कर सकते, चाहे वो आप सेल्फ मोटिवेटेड हो या किसी और के थ्रू आपको मोटिवेट किया जाए, तभी आप वो कार्य कर पाएंगे मित्रों। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अब देखिए, उत्तम प्रकार का पुस्तकालय उत्तम विद्यालय की पहचान है। उपयुक्त परिभाषा, उपयुक्त कथन किसका है? तो उत्तम, यहाँ देखिए, उत्तम प्रकार का विद्यालय उपयुक्त पुस्तकालय की पहचान होती है, तो ये पीटर्समैन का कथन है मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट बात देखते हैं, वह व्यक्ति ही, ठीक है, प्रबंधन हम ये कहते हैं प्रबंधन के रूप में सफल है जो ज्ञानी, तर्कवान, अदम्य साहसी एवं धैर्यवान हो। यह कथन किसका है? तो ये कथन मित्रों कुरबली का है। देखिए, विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक को विद्यालय का मस्तिष्क कहा जाता है, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। और प्रधानाध्यापक में अनेक गुण होने चाहिए, जैसे वो दूरदर्शी होना चाहिए, नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए, नवाचारों से युक्त होना चाहिए,
इस कारण प्रधानाध्यापक के गुणों को बताते हुए कुरबली ने एक कथन कहा था मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा माना गया है? तो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन भौतिक संसाधन को माना गया है प्रबंधन के अंतर्गत मित्रों। अब शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन के जनक कौन थे? तो शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन के जनक मित्रों लूथर गुलिक थे, यानी कि जो प्लानिंग है उसके जनक कौन थे? वो लूथर गुलिक थे मित्रों। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो विद्यालय प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य एक ही होता है मित्रों, बालक का सर्वांगीण विकास करना, अर्थात उसका चहुमुखी विकास करना। फिर चाहे वो ज्ञानात्मक पक्ष में हो, भावात्मक पक्ष में हो, संवेदनात्मक पक्ष में हो, या हम ये कहते हैं गत्यात्मक पक्ष में हो, सभी तरीके से बालक का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, विद्यालय प्रबंधन संरचना के पद सोपान में सर्वोच्च स्थान पर कौन होता है? तो देखिए मित्रों, सर्वोच्च स्थान पर प्रधानाध्यापक को ही रखा जाता है, और द्वितीय स्थान जो होता है वो अध्यापक का होता है, और तृतीय स्थान बालक यानी छात्र छात्रा को होता है। इस बात को ध्यान रखें। शैक्षिक प्रबंधन किसके लिए होता है? तो शैक्षिक प्रबंधन मित्रों विद्यालय के लिए किया जाता है। ठीक है, अभिभावक समुदाय इनके लिए नहीं किया जाता है, विद्यालय के लिए किया जाता है। शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधन को करना पड़ता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन प्रोफेसर एलन ने दिया था मित्रों। ठीक है, ध्यान रखें, कार्य और हम ये कहते हैं प्रबंधन को करना पड़ता है, यानी प्रबंधक और कार्य, ये दो वर्ड एलन ने कहे थे मित्रों। ठीक है, प्रोफेसर एलन ने। वैसे भी आपको पता है कि जो प्रोफेसर लोग होते हैं वो कार्यों पर ज़्यादा जोर देते हैं, प्रबंधित तरीक़ों से कार्य। तो आप याद रखें कि ये प्रोफेसर एलन का कथन है मित्रों। नेक्स्ट देखिए मित्रों, शैक्षिक प्रबंधन की प्रकृति कैसी होती है? तो शैक्षिक प्रबंधन की प्रकृति कला व विज्ञान दोनों की है मित्रों। ठीक है, ये कला भी है, एक आर्ट भी है, और ये एक साइंस भी है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी संगठन का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? तो किसी भी संगठन का मस्तिष्क उसका प्रबंधन होता है मित्रों, मैनेजमेंट। ठीक है, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका मस्तिष्क क्या है, उसको चलाने वाले तरीके क्या है, उसका मैनेजमेंट, कि किस तरीके से उसको चलाएगा, वो मैनेजमेंट का काम होता है मित्रों। देखिए, पोस्ट कॉर्ब के अनुसार आर किसका प्रतीक है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे याद रखना। अभी अभी मैंने आपको बताया था, आर का मतलब होता है रिपोर्ट यानी आलेखन। ठीक है मित्रों, अब इस आलेखन को प्रतिवेदन भी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। किसने कहा था कि शिक्षक को तर्कवान होना चाहिए? तो शिक्षक को तर्कवान होना चाहिए, ये बात कुरबली ने कहा था मित्रों। ठीक है, क्योंकि शिक्षक एक नाड़ी संचरण तंत्र है, और उसमें जब तक तर्क नहीं होंगे तब तक वो नई नई सृजनात्मक और जिज्ञासाओं का विकास बालकों में नहीं कर पाएगा। जे हर्टले ने प्रबंधन के कितने तत्व बताए हैं? तो मित्रों, जे हर्टले ने प्रबंधन के 3 तत्व बताए हैं। अदा यानी इनपुट, प्रबंधन प्रक्रिया यानी मैनेजमेंट प्रोसेस, और प्रदा यानी आउटपुट। ठीक है मित्रों, ये तीनों तत्व हर्टले ने बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत मानवीय संसाधन कौन कौन आते हैं? तो मित्रों, मानवीय संसाधन में बालक भी आते हैं, अभिभावक भी आते हैं, प्रधानाध्यापक भी आता है, अध्यापक भी आते हैं, और कर्मचारी भी आते हैं, यानी उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन राइट है। शिक्षा को ब्रह्मा का रूप किसने कहा है? तो मित्र देखें, शिक्षा को ब्रह्मा का रूप मनु ने कहा है। मनु ने शिक्षक को ब्रह्मा का रूप कहा है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विद्यालय के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुशासन का कौन सा प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त है? स्व अनुशासन। देखिए मित्रों, क्योंकि दूसरा कोई भी अनुशासन जो होता है उसमें हम इतना ज़्यादा नहीं ले पाते हैं। जब तक विद्यार्थी अंतर्मन से खुद को नहीं ज्योति को प्रज्वलित करके खुद चीज़ में आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक वो जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाता है। दूसरों के बताए गए निर्देशों को सिर्फ हमें जीवन में उतना ही काम में लेना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ सकें, पर जब तक हम स्वयं अनुशासित नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है मित्रों, तो विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? अभी बताया था मित्रों, पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय कहा जाता है। आगे देखें, विकेंद्रीकरण के बारे में किसने कहा कि संगठन की छोटी इकाई तक जहाँ तक व्यवहारिक हो? ये किथ डेविस ने कहा था मित्रों। विकेंद्रीकरण मैंने आपको बताया था, यानी कि डिसेंट्रलाइज करना। केंद्रीकरण मतलब होता है सेंट्रलाइज करना, यानी सभी कार्यों को अपने पास रखना। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़रूरी होता है डिसेंट्रलाइज, यानी कि कार्यों को बांटना। जितना जल्दी आप कार्यों को बांटेंगे उतना ही जल्दी वो कार्य क्या होंगे, पूर्ण होंगे। अगर वो सभी कार्य एक ही व्यक्ति को दे दिए जाएँ, सेंट्रलाइज कर दिए जाएँ, सारे अधिकार एक ही व्यक्ति को दे दिए जाएँ,
तो कार्य होना मतलब इतना सहजता से नहीं हो पाएगा। साथ ही ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो भी एक प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगा मित्रों। देखिए, भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए निर्णय की प्रणाली तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया मित्रों नियोजन कहलाती है, क्योंकि हम जो भी कोई चीज़, अगर हम भी अपने किसी सिलेबस को लेकर प्लानिंग करती कोई चीज़ करते हैं कि ये हमारा इतने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए भविष्य को लेकर, तो वो नियोजन होता है मित्रों, प्लानिंग कहलाता है। ठीक है मित्रों, आगे देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये बात किसने कही थी? तो ये बात मित्रों हिलकर्ट ने कही थी। ठीक है मित्रों, ये दो पहलू की बात किसने कही थी? हिलकर्ट ने कही थी मित्रों। हेनरी फ्योल के प्रबंधन में कितने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था? तो हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत दिए थे मित्रों। नेक्स्ट है, शिक्षा प्रबंधन हेतु पंचायत स्तर पर किस कार्यालय की स्थापना की जाती है? तो पीईओ कार्यालयों की स्थापना की जाती है मित्रों। ठीक है, पंचायत स्तर पर। और ब्लॉक स्तर की बात होती है तो बीईओ की होती। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा आज के क्वेश्चन थे दोस्तों, और होप आपको अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को एक दो बार सुनना, ठीक है, और साथ ही पॉज करके खुद भी आंसर देने की कोशिश करना। पहले अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है, इस चैप्टर का जो भी स्कूल मैनेजमेंट अभी अपन ने पढ़ा है उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके वीडियो को देखिएगा मित्रों, फिर क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा। और दोस्तों लाइक करना मत भूलना अगर आपको वीडियो पसंद आया है, साथ ही आप इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है मित्रों, वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।